सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12 के, ठीक है, क्लास 12 यानी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के, ठीक है, क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न बार बार आता है, जो जिस प्रश्न में हम लोग को कन्फ्यूजन होता है कि ऑप्शन ए सही होगा कि ऑप्शन बी सही होगा, या ऑप्शन सी सही होगा कि ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है, वो वाला प्रश्न इस वीडियो में करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का कह सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न भी बन जाएगा, ठीक है। तो बार बार आने वाला प्रश्न करेंगे। देखिए, जो कि आप लोग का प्रीवियस जितना भी प्रीवियस प्रश्न उत्तर है, सारे प्रीवियस प्रश्न उत्तर हम देख चुके हैं। जितना भी प्रीवियस के जितना भी मॉडल सेट निकाला गया है, इस साल के जितना मॉडल सेट निकाला गया है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से जितना भी मॉडल सेट निकाला गया है, सभी क्वेश्चन आंसर को हम देख चुके हैं। जो प्रश्न बार बार आता है, जिस प्रश्न में हमें कन्फ्यूजन होता है, वही सब प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, देखिए एक नंबर है कि उत्पादन संभावना वक्र, जिसको रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र और उदासीनता वक्र दोनों में कन्फ्यूजन होता है, दोनों का आकार में। तो किस तरह का आकार होता है, सबसे पहले देखेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र, जिसको रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है, का आकार कैसा होता है। तो देखिए उत्पादन संभावना वक्र का आकार इस तरह का होता है, जैसे कि इस तरह का ग्राफ है, और इसका आकार ये क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर ओ है, क्या है, मूल बिंदु है, और इसका आकार इस तरह का होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु के लिए अवतल की ओर बन रहा है, मूल बिंदु की ओर ये अवतल बन रहा है। उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मूल बिंदु की ओर क्या बन रहा है, अवतल बन रहा है, अवतल यानी नतोदर, ठीक है। इसीलिए उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, यानी अवतल होता है। अब अगला जैसे कि उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र को अनाधिमान वक्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसका आकार किस तरह का होता है, इसका आकार जैसे यहाँ पर मूल बिंदु हुआ, इसका आकार इस तरह का होता है। उदासीनता वक्र का आकार इस तरह होता है। ये क्या, मूल बिंदु की उत्तल है, देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तल। और जो उत्पादन संभावना वक्र है, उसका आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होता है। तो उदासीनता वक्र का आकार किसा होता है, मूल बिंदु की ओर उत्तल, उत्तल यानी उन्नत दर, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल, और उदासीनता वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर उत्तल, उत्तल यानी उन्नत दर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता का मान कितना होता है, ठीक है। देखिए इसको ग्राफ से सबसे पहले देखिए, इस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह का एक ग्राफ बनता है। यहाँ पर होता है सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पर होता है कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी। तो देखिए ये क्या है, एम यू मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या है, सीमांत, ये क्या है, टी यू कुल उपयोगिता। तो देखिए जब यहाँ पर सीमांत उपयोगिता, जब यहाँ पर धनात्मक है, 3 स्थिति बनता है। जब सीमांत उपयोगिता यहाँ पर धनात्मक है तो कुल उपयोगिता क्या बढ़ रही है, कुल उपयोगिता बढ़ रही है। उसके बाद दूसरी स्थिति होती है जब सीमांत उपयोगिता यहाँ पर 0 है, जब देखिए यहाँ पर सीमांत उपयोगिता 0 है, तब कुल उपयोगिता देखिए इस सीधा में क्या है, यहाँ पर अधिकतम है, तब कुल उपयोगिता यहाँ पर अधिकतम होती है। और जब सीमांत उपयोगिता यहाँ पर ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो कुल उपयोगिता घट रही है, ठीक है। 3 स्थिति बनती है, लेकिन ये 3 स्थिति बनता है, लेकिन अधिकतम प्रश्न यही बनता है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता का मान कितना होता है, तो 0 होता है, तब 0 होता है। देखिए यहाँ पर उपयोगिता है, अगर उपयोगिता के बदले यहाँ पर उत्पादन लिखा जाए, या उत्पादन के बदले लागत लिखा जाए, या लागत के बदले आगम लिखा जाए, वही आंसर होगा। अगर प्रश्न इस तरह का लगेगा कि जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन का मान कितना होता है, तो 0 ही होगा, ठीक है। उपयोगिता के बदले उत्पादन भी हो सकता है, उत्पादन के बदले लागत भी हो सकता है, और लागत के बदले आगम भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज़ है, जैसे कि औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के सूत्र में भी यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, और ये भी बार बार प्रश्न पूछता है। औसत उपयोगिता का मान होता है, यहाँ पर औसत उपयोगिता का सूत्र होता है कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी डिवाइड उसकी मात्रा यानी क्यू, ठीक है, ये होता है औसत उपयोगिता। और अगर सीमांत उपयोगिता देखेंगे तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन यानी डेल्टा टी यू दिखाएंगे इसको, ठीक है। डेल्टा इसको दर्शा रहा है परिवर्तन, तो डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू यानी क्यू की मात्रा में परिवर्तन। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा मात्रा में परिवर्तन। तो औसत उपयोगिता होगा टी यू बटा क्यू, और सीमांत उपयोगिता डेल्टा टी यू बटा क्यू, ठीक है। यहाँ पर उपयोगिता के बदले अगर रहेगा उत्पादन रहेगा तो औसत उत्पादन क्या जाएगा, टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइड उसकी श्रम, ठीक है। सीमांत उत्पादन रहेगा तो डेल्टा टीपी, केवल डेल्टा लग जाएगा, डिवाइड डेल्टा एल, ठीक है। इस तरह अगर हम लागत निकालेंगे तो सीमांत लागत हो जाएगा टोटल टीसी बटा उसकी मात्रा। अगर औसत ये होगा सीमांत लागत, ठीक है। और अगर निकालेंगे औसत लागत तो टीसी बटा उसकी मात्रा होगा, ठीक है। उसी तरह अगर निकालेंगे औसत आगम, तो औसत आगम हो जाएगा यहाँ पर, औसत आगम हो जाएगा यहाँ पर टोटल आगम यानी टोटल रेवेन्यू बटा उसकी मात्रा, और सीमांत आगम निकल जाएगा डेल्टा टी आर
बटा डेल्टा क्यू। ठीक है, तो आसानी से बन जाएगा, जो भी आएगा आप लोग आसानी से आप लोग दे दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 6 नंबर की मांग का ढाल क्या होता है। तो देखिए मांग का ढाल इस तरह का होता है, मांग का ढाल इस तरह का होता है। तो यहाँ पर क्या रहा है, घट रहा है, तो इसलिए घट रहा है, यानी ये ऋणात्मक होता है, मांग का ढाल ऋणात्मक होता है। उसी तरह अगर पूर्ति का ढाल देखेंगे, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो पूर्ति का ढाल देखेंगे तो पूर्ति का ढाल धनात्मक होता है। देखिए ये बढ़ रहा है, इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का होता है, ये बढ़ रहा है, तो पूर्ति का ढाल धनात्मक होता है और मांग का ढाल ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब देखेंगे मांग की लोच की श्रेणी के बारे में। ठीक है, मांग की लोच की 5 श्रेणी होती है। 5 श्रेणी क्या होती है, देखिए जब मांग की लोच, ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच दर्शा रहा है। ठीक है, जब मांग की लोच 1 से अधिक होती है तो होता है सापेक्ष लोचदार मांग। ठीक है, जब 1 से अधिक होती है तो सापेक्ष लोचदार मांग, और जब मांग की लोच 1 से कम होती है तो सापेक्ष बेलोचदार मांग। ठीक, 1 से अधिक तो सापेक्ष लोचदार मांग, 1 से कम तो सापेक्ष बेलोचदार मांग। अब जब मांग की लोच 1 बराबर होता है, ई बराबर 1 होता है, तो इकाई लोचदार मांग, यानी 1 हो रहा है इसलिए इकाई लोचदार मांग। और जब यहाँ पर ई बराबर 0 हो रहा है तो पूर्ण बेलोचदार मांग, तब पूर्ण बेलोचदार मांग, और जब ई बराबर अनंत होगा तो पूर्ण लोचदार मांग। ठीक है, ये हुआ। अब देखेंगे मांग की लोच से ग्राफ से संबंधित एक प्रश्न आता है। ठीक है, मांग की लोच अगर कहता है कि मांग की लोच में अगर मांग वक्र अगर एक्स अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर होता है, ई बराबर होता है अनंत, अनंत यानी पूर्ण लोचदार। ठीक है, ई बराबर जब अनंत होगा तो क्या होगा, ये पूर्ण लोचदार। और एक प्रश्न ये भी आता है, अगर मांग वक्र अगर वाई एक्स के समांतर होती है तो मांग की लोच क्या होती है। तो मांग की लोच क्या होती है, 0 होता है। 0 यानी पूर्णतः बेलोचदार। ठीक है, 0 मतलब बेलोचदार और अनंत मतलब लोचदार। ठीक है, तो ये होगा पूर्णतः बेलोचदार, ई बराबर 0 तो पूर्णतः बेलोचदार जब वाई एक्स के समांतर होगी, और जब एक्स अक्ष के समांतर होगी तब ई बराबर अनंत यानी पूर्णतः लोचदार। ठीक है, दोनों देख लिए यहाँ पर। और एक चीज़ वो देखेंगे कि पूर्ति के लोच में भी यही संबंध होता है। ठीक है, पूर्ति के लोच में भी अगर बोलेंगे कि पूर्ति के लोच, तो अगर एक्स एक्स के समांतर होगा तो पूर्णतः लोचदार पूर्ति होगी, अगर वाई एक्स के समांतर होगी तो पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 10 नंबर, जैसे कि मांग की लोच की मापने की विधि, इसमें से एक प्रश्न आता है, अगर मांग की लोच मध्य ग्राफ के मध्य बिंदु में है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट है, जब मध्य बिंदु में होती है तो मांग की लोच होती है 1, ई बराबर 1 होती है। ठीक है, अगर मध्य बिंदु से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा तो ई बराबर 1 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर वाई अक्ष पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वाई अक्ष पर, तो ई बराबर अनंत होगा। अगर यहाँ पर एक्स अक्ष में होंगे तो ई बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष के और मध्य बिंदु के बीच में होगा तो ई बराबर 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, इस सब ध्यान रखिएगा, इस सब कन्फ्यूजन में होता है। एक प्रश्न ये आता है 11 नंबर कि एक विवेकशील उपभोक्ता उत्पादन के किस स्तर पर अपना उत्पादन करना चाहेगा। तो वो द्वितीय स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। ठीक है, इसको ग्राफ से देख लेते हैं ताकि ये याद रहे हम लोग को। ठीक है, देखिए यहाँ पर उत्पादन के 3 स्तर दिया गया है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेज, यहाँ पर सेकंड स्टेज, यहाँ पर थर्ड स्टेज। तो देखिए फर्स्ट स्टेज में कम उत्पादन हो रहा है, देखिए यहाँ पर कम उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर कम उत्पादन हो रहा है। और सेकंड स्टेज में देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, और थर्ड स्टेज में देखिए यहाँ पर उत्पादन घट रहा है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा उपभोक्ता उसी जगह पर सबसे अधिक उत्पादन करना चाहेगा। तो इसीलिए द्वितीय स्तर में उत्पादन करना चाहता है एक विवेकशील उपभोक्ता। ठीक है, तो द्वितीय स्तर में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है 12 नंबर, जैसे कि एक आकार से संबंधित होता है कि किस तरह का आकार होता है, जैसे औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत तथा औसत उत्पाद का आकार कैसे होती है। तो देखिए जो औसत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत है, औसत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का इस तरह का आकार होता है, यानी ये यू आकार का होता है। औसत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का आकार यू आकार का होता है। और जो औसत स्थिर लागत है, औसत स्थिर लागत का आकार इस तरह का होता है। देखिए यहाँ पर एक आयत बन रहा है, तो ये होता है आयताकार अतिपरवलय। औसत स्थिर लागत का आकार होता है आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, और औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्ट का आकार देखिए इस तरह का होता है, ये उल्टा यू आकार का होता है। ठीक है, देखिए ये पर उल्टा यू आकार का है। तो यहाँ पर लिख भी दिए, औसत लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत का आकार यू आकार का होता है, औसत स्थिर लागत का आकार आयताकार अतिपरवलय का होता है, तथा यहाँ पर औसत होगा औसत उत्पाद का आकार उल्टा यू आकार का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है कि पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार बाजार में आगम वक्र क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में आगम वक्र क्या होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में देखिए AR यानी एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होता है। ठीक है, यानी औसत आगम बराबर सीमांत आगम होते हैं। देखिए यहाँ पर ग्राफ से भी दिखा दिए, औसत आगम बराबर सीमांत आगम होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। कौन बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR बराबर MR होता है, और वो एक्स एक्स के समांतर होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ठीक है, याद रखिएगा।
अब अगला देखेंगे एकाधिकार बाजार में। तो देखिए एकाधिकार बाजार में यहाँ पर AR है फिर MR है, ठीक है। तो यहाँ पर एकाधिकार बाजार में एवरेज रेवेन्यू औसत आगम मार्जिनल रेवेन्यू से अधिक होती है, ठीक है। एकाधिकार बाजार में AR MR से ज़्यादा होती है और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR बराबर MR होता है, AR बराबर MR होता है। अगला प्रश्न अगर देखेंगे 14 नंबर, ये प्रश्न एक आता है कि AR बराबर क्या होता है, ठीक है। AR बराबर क्या होता है, ये भी आ सकता है कि औसत आगम और सीमांत आगम में क्या संबंध है। तो यहाँ पर AR बराबर होता है, AR बराबर होता है MR, यहाँ पर E डिवाइड E-1 होता है, ठीक है। और इसको अगर चेंज करके दे देंगे, अगर MR बराबर क्या हो जाए तब क्या हो जाएगा, MR बराबर यहाँ पर AR है ऊपर में E-1 ऊपर में आ जाएगा AR E-1 डिवाइड E, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। AR बराबर पूछेगा तो AR बराबर MR इंटू E डिवाइड E-1 और MR बराबर पूछेगा तो AR E-1 होगा, ठीक है। MR में E-1 होगा ऊपर में और नीचे होगा E, तो दोनों में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्त करता होता है, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्त करता होता है। कीमत प्राप्त करता इसलिए होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत दिया हुआ रहता है, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत प्राप्त करता होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत प्राप्त करता होता है। और एकाधिकार में क्या होता है, फर्म कीमत निर्धारक होता है, क्योंकि एकाधिकार में केवल एक ही विक्रेता होता है, एक ही उत्पादक होता है। तो कीमत का निर्धारण एक ही उत्पादक होता है तो वही निर्धारण करता है, इसीलिए एकाधिकार बाजार में कीमत का निर्धारण होती है और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत प्राप्त करता होता है। एक प्रश्न ये आता है कि TC बराबर यानी कुल लागत और टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर औसत लागत बराबर औसत परिवर्तनशील लागत औसत स्थिर लागत। यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर TC बराबर होता है TVC प्लस TFC, ये होता है एक फॉर्म। और इसको चेंज परीक्षा में क्या कर रहा है, इसको चेंज करके दे रहा है। अगर TVC निकालेंगे यहाँ पर, इसको चेंज करके देगा तो TVC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर TC हो जाएगा, TC यहाँ पर प्लस TFC है तो क्या हो जाएगा, माइनस TFC हो जाएगा। अगर यहाँ पर TFC के फॉर्म रहेगा तो TFC बराबर क्या हो जाएगा, इधर TC माइनस TVC हो जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज करके दे रहा है। तो ये तीनों तरीके आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है 17 नंबर कि जैसे अगर रहेगा कि विभेदीकृत वस्तु किस बाजार में पाया जाता है, तो विभेदीकृत वस्तु, अगर वस्तु पूछेगा तो एकाधिकार प्रतियोगिता, और अगर पूछेगा विभेदीकृत कीमत तब एकाधिकार, ठीक है। विभेदीकृत वस्तु एकाधिकार प्रतियोगिता और विभेदीकृत कीमत तो एकाधिकार, ठीक है। केवल वस्तु और कीमत का अंतर है, वस्तु तो एकाधिकार प्रतियोगिता, कीमत तो एकाधिकार, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 में कि फर्म के संतुलन का मूल शर्त क्या है। देखिए किसी भी एक फर्म में क्या होता है, मूल शर्त यह होता है जब मार्जिनल यहाँ पर रेवेन्यू दिया रहता है वो मार्जिनल कॉस्ट इस तरह का होता है तो दो स्थिति बनता है। एक स्थिति बनता है जहाँ पर MC बराबर MR होता है, ठीक है, MC बराबर MR होता है। और दूसरा स्थिति ये बनता है जब MC रेखा नीचे से काटेगा MR को। देखिए यहाँ पर MC रेखा यहाँ पर भी काट रहा है, इस बिंदु पर भी काट रहा है, लेकिन ये ऊपर से काट रहा है और इस बिंदु से नीचे से काट रहा है। तो दो स्थिति बनता है जहाँ पर MC बराबर MR होता है और जहाँ MC MR को नीचे से काटे। तो यहाँ पर पहला शर्त क्या है कि MC बराबर MR होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मा का संतुलन एक मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला भी आता है कि फॉर्मा का संतुलन ऑप्शन वाला आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह का ऑप्शन है। तो उसमें होता है कि सामूहिक मांग बराबर सामूहिक पूर्ति। अगर सामूहिक मांग बराबर सामूहिक पूर्ति जहाँ पर होगी वहाँ पर संतुलन होगा फर्म में, ठीक है। यानी इंग्लिश में कहेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई यानी AD बराबर AS, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का कॉन्फ्यूजन वाला प्रश्न उत्तर, ठीक है। जो प्रश्न आप लोग का बार बार आ रहा है इसी में आप लोगों का कॉन्फ्यूजन हो जाता है। तो इससे आशा करता है कि आप लोग का इसमें 40 में 40 नंबर आप लोग आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।